आपके लाइफ का ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट था जहाँ की लगा कि भाई अब तो जिम जाना चाहिए? जो स्कूल की शर्ट थी ना उसमें मेरे हाथ ऐसे लाइक स्टिक जैसे लगते थे। मैं एक एथलीट था। मैं 4th क्लास से बचपन से स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा लाइक इंटरेस्टेड हूँ। तो मैंने फुटबॉल खेला, एथलेटिक्स खेला, मैंने क्रिकेट भी ट्राई करा बट वो मेरे से हुआ नहीं। मैंने अंडर 19 कम्पीट करा है। वहाँ पे मेरे साथ में 21 ईयर्स ओल्ड का बंदा खड़ा है। वो मुझे कह रहा है आई एम ओल्डर देन यू, आई एम नॉट ऑफ दिस कैटेगरी। मैंने भी खड़े कर रखे थे? वो थे, खड़े थे। आधार कार्ड फेक है और क्या ही मांगेगा। अच्छा ये बताओ 12th में कितने आए थे फिर? मेरी 12th में आई थी 93.2%। क्या बात कर रहे हो, 93.2%। मेरे 10th में 96.67 आए थे। छोड़ो ये मैथ्स में 100 आए थे। ये पार्ट कट हो जाएगा, छोड़ो छोड़ो। वेलकम टू एल्फ्रिक प्रोडक्शंस। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी हर हफ्ते एक नई पॉडकास्ट। और अभी हमारा फर्स्ट वेव चल रहा है जिसमें हम बुला रहे हैं इंडिया के बेस्ट फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वेलकम टू एल्फ्रिक प्रोडक्शंस। आज के हमारे जो गेस्ट हैं उन्होंने 17 की एज में ICN कम्पीट किया था और उन्होंने फर्स्ट रैंक भी होल्ड की थी। उनका नाम है ऋषभ मुखर्जी। तो उन्हीं से पूछ लेते हैं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, और उनका इंट्रो ले लेते हैं। सो हे गाइस, मेरा नाम है ऋषभ मुखर्जी और मेरी करंट एज 18 इयर्स है और अभी मैं BBA परस्यू कर रहा हूँ शारदा यूनिवर्सिटी से। हाँ, तो मैंने कम्पीट करा था ICN में 2 कैटेगरीज में, जिसमें से एक में मैं फर्स्ट आया था जैसे आपने बता ही दिया, और जो दूसरी थी उसमें मैं 4th आया था। तो मैंने कम्पीट करा था क्लासिक फिजिक में, जो मेरा फर्स्ट डे था। तो 21 से 22 जून को मेरा कंपटीशन था 2024 में। तो 25 में इसी साल। तो मैंने 2 कैटेगरीज में कम्पीट करा। तो क्लासिक फिजिक में मैं 4th आया था और फिटनेस मॉडल में मैं फर्स्ट आया था, जिसमें मैंने ओवरऑल भी कम्पीट करा था, जिसमें मैं टॉप 10 भी फिनिश करा था बिटवीन लाइक 20 एथलीट्स से 20-25। तो उन एथलीट्स के बीच में मेरी टॉप 10 रैंकिंग भी थी। नाइस। तो सबसे पहला शुरू से शुरू करते हैं। आपके लाइफ का ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट था जहाँ की लगा कि भाई अब तो जिम जाना चाहिए, है ना? और बाकी चीज़ें भी क्या क्या हुई थी पहले? हाँ, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, बिफोर गोइंग टू द जिम मैं एक एथलीट था। मैं 4th क्लास से बचपन से स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा लाइक इंटरेस्टेड हूँ। तो मैंने फुटबॉल खेला, एथलेटिक्स खेला, मैंने क्रिकेट भी ट्राई करा बट वो मेरे से हुआ नहीं। अच्छा। तो मैंने उसको वहाँ पे छोड़ दिया। तो मैंने बचपन से सबसे मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट था फुटबॉल में, बट मोस्ट अचीवमेंट्स मेरी एथलेटिक्स में रही है। तो एथलेटिक्स एक इवेंट है जिसमें भागते हैं, उसमें मैराथन्स आती है जो लॉन्ग रन होते हैं, बट मैं एक स्प्रिंटर था। तो मैंने 100 और 200 मीटर्स में कम्पीट करा है। तो 11th और 12th मेरा एथलेटिक्स के लिए एक पीक पॉइंट था कि मैंने उसमें बहुत लाइक कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया। बट बिफोर दैट मैंने फुटबॉल को एक अपना मेन गोल रखा हुआ था। तो मेरा टर्निंग पॉइंट ये था कि जब मेरे 10th के बोर्ड्स हुए, मैं स्पोर्ट्स कर ही रहा था, मैं खुश था खुद से, बट मैं बहुत पतला था। लाइक मेरी जो स्कूल की शर्ट थी ना उसमें मेरे हाथ ऐसे लाइक स्टिक जैसे लगते थे कि मैं बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुका था। कितना वेट था उस समय? मेरा 48। 48? हाँ जी। अरे बाप रे। तो समय होम वर्कआउट कुछ नहीं करते थे? मैंने होम वर्कआउट करा है, बहुत बार ट्राई करा है। मेरी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा कम थी, मैं पुशअप करता था, पुलअप करता था, बहुत सारी चीज़। यूट्यूब खोज रहा हूँ कि बस मुझे कुछ तो मिल जाए, मैं इतना पतला ना रहूँ। तो स्टार्टिंग में तो मेरे घर वालों को बहुत दिक्कत थी कि ये लड़का जिम नहीं जाएगा, क्योंकि घर वालों के उसमें दिमाग में होता है कि हाइट रुक जाएगी। तो मेरी वीडियो है एक हाइट रुक जाएगी उस पे। हाँ, तो जब मेरे 10th खत्म हो मेरी हाइट थी कुछ 5'6", 5'7", उतनी ज़्यादा हाइट नहीं थी मेरी। तो एक ये भी चीज़ है कि भाई जिम जाने से हाइट नहीं रुकती, पहली चीज़। इस पे चलो हम आगे बात करते हैं। तो मैंने एथलेटिक्स में बहुत टाइम तक कम्पीट करा और मुझे बहुत ज़्यादा अनफेयरनेस दिखी। मैंने जिम तो चलो 10th के एंड में इस चीज़ को सोच के स्टार्ट करा कि मैं बहुत पतला हूँ, उसको एक साइड में रखते हैं, बस अपने आप को पतला ना देखने के लिए। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि जिम वुड बी अ पार्ट ऑफ माई करियर। तो मैंने एथलेटिक्स करा 11th में, बहुत अच्छे से करा। भाई जिम जा रहा हूँ तो मैं पतला भी था, तो मोस्टली जो आ रहा था दैट वाज मसल एंड वस्कुलैरिटी। तो भाई 6-7-8 महीने हो गए, वो भाई नसें आ रही हैं, अच्छा लग रहा है। तो एथलेटिक्स तो कर ही रहा था बट वहाँ बॉडी स्टिफ भी हो रही थी मेरी। तो मैंने एथलेटिक्स में भी कम्पीट करा। फिर 12th में मुझे ये चीज़ दिख गई कि यार नहीं, एथलेटिक्स नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें अनफेयरनेस इतनी थी। मैंने डिस्ट्रिक्ट कम्पीट करा, मैंने स्टेट में भी कम्पीट करा, मैंने CBSE क्लस्टर्स में भी कम्पीट करा, जहाँ पे मैंने बहुत सारी रेसेस जीती। इंटर स्कूल तो चलो ठीक है आपस का स्कूल में, बट जो एक हायर लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन है वहाँ पे एज इशूज थे। मैंने अंडर 19 कम्पीट करा है। वहाँ पे मेरे साथ में 21 ईयर्स ओल्ड का बंदा खड़ा है। वो मुझे कह रहा है आई एम ओल्डर देन यू, आई एम नॉट ऑफ दिस कैटेगरी। मैंने भी खड़े कर रखे थे? वो थे, खड़े थे। आधार कार्ड फेक है और क्या ही मांगेगा। तो मुझे वो चीज़ लगी कि ठीक है, एक बार हुआ है क्या दिक्कत है, 2 बार हुआ है ठीक है, बट वो हर रेस में ये था। ऐसा नहीं है मैं जीता नहीं, बट जो मेन कंपटीशन था मेरा स्टेट्स, जहाँ पे मेरे पास लाइक अपॉर्चुनिटी कि मैं
एक्चुअली नेशनल्स में compete करूँ, CBSE नेशनल्स ठीक है, बट एक्चुअल नेशनल्स इज अ वेरी बिगर थिंग देन दैट। तो मैंने सोचा कि यार यहाँ मैं हार गया तो मेरा वो सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि मेरी 100 मीटर्स की जो टाइमिंग थी दैट वाज 10.87 11th के एंड में, जो मेरा पीक था स्पोर्ट्स का। वहाँ पे उस टाइम के साथ मैं हार गया। आई केम 4th इन 8 पीपल, जो मेन हीट्स होती है, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं तो वो ग्रुप बना देते हैं, उसको हीट्स कहते हैं। मैं हीट्स ही हार गया अपनी, लाइक मैं फाइनल रेस तक पहुंच ही नहीं पाया। मुझे बहुत बुरा लगा कि यार नहीं हो पाएगा। तो मैंने एथलेटिक्स को अपना एक साइड हसल रख लिया कि ठीक है छोड़ो, भागते हैं, इंटर स्कूल खेलते हैं, क्योंकि स्कूल में भी वो रहता तो अरे भाई इसने ये मेडल जीता, यहाँ जीता, स्टेज पे जा रहे, तो मैंने उसको उसी चीज़ के लिए रहने दिया। प्रायोरिटी मतलब हाँ, प्रायोरिटी मेरी एथलेटिक्स से फिर जिम में हो गई कि अब बॉडी बनाते हैं और अगर कुछ दिखा तो उसी फील्ड में देख लेंगे। बट वही थी, पढ़ाई भी थी, तो फिर दिमाग घूमता रह गया मेरा। अच्छा ये बताओ 12th में कितने आए थे फिर? मेरी 12th में आई थी 93.2%। क्या बात कर रहे हो, 93.2%? हाँ सच्ची। अरे मजाक कर रहे हो? अरे नहीं सही में। अभी वो मांगेंगे, आप मार्कशीट मांगेंगे? हाँ, अरे मैं दिखा दूंगा। ठीक है, तो फिर मतलब ये भी, फिर जिम भी, उसके बाद होम वर्कआउट भी किए थे, ये सारी चीजें कर रहे थे, है ना? फिर पढ़ाई भी साथ ही साथ, हाँ, फिर डाइट भी, है? उसके बाद फिर 12th के जस्ट बाद ICN भी था। हाँ, सारी चीजें कैसे किए फिर ये सारी चीजें? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है किसी चीज की हंगर। अगर आपके अंदर वो ज़ील है ना करने की, आप उसे कैसे भी कर लोगे। सही बात है। मेरे अंदर था कि भाई मुझे मार्क्स तो लाने लाने हैं, और मेरे अंदर नहीं था, वो मेरे घर वालों के अंदर था कि अगर तू मार्क्स लाएगा तो ही तू जिम जाएगा। और इन 12th मैंने ऑब्वियसली अपनी प्रायोरिटीज चेंज कर ली थी, तो मेरे को जिम तो जाना ही था कैसे भी। तो मैंने अपने घर वालों को बोला आप मुझे टाइम दो, मैं आपको मार्क्स ला के दूंगा, क्योंकि बोर्ड से एक ही बार है, इट इज डू और डाई। अगर आपके मार्क्स नहीं आए तो मैं उसके बाद कुछ वैसे भी नहीं कर सकता। कोई नॉर्मल वैसे मैं मार्कशीट लेके घूमता फिरूंगा, वो उसका फिर कोई काम नहीं है। तो मैंने 12th को उसमें रखा कि मैं मार्क्स तो लाऊंगा ही लाऊंगा, और मैं अपनी बॉडी पे भी बहुत अच्छे से फोकस रखूंगा। शारदा की क्या रिक्वायरमेंट होती है यार? वो तो क्वालिफाइड मतलब ठीक है, वो आउट ऑफ वो हो गया कि मतलब गोल कुछ और था, कुछ और हो गया। तो जहाँ आपको जिंदगी ले जाए आप वहीं चलते हो, उसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते। सही बात है। तो मैंने उस चीज़ को अपने साथ रखा कि मैं दोनों करके रहूँगा। तो मेरा स्कूल का मैं आपको दिन बताता हूँ। सुबह मेरा 8 बजे स्कूल स्टार्ट होता था, बट मैं 7 बजे स्कूल पहुँच जाता था, क्योंकि एथलेटिक्स करनी थी। और ये भी नहीं कि हर दिन जा रहा हूँ, मैं कभी कभी जा रहा हूँ सुबह 7 बजे, ताकि मैं अपने एथलेटिक्स की ट्रेनिंग कर लूँ और इंटर स्कूल में भी कम्पीट करता रहूँ। उसके बाद स्कूल हमारा ख़त्म होता था 3 बजे के आसपास। तो 3 बजे मैं आया, 4 बजे ट्यूशन, 4 से 6 ट्यूशन। बहुत थक जाता था, मम्मी बस खाना दे दो, मेरे को सोना है, बट सोना नहीं है, जिम भी जाना है। तो 7 से 8:30 9 बजे तक जिम में रहता था। अब जो लोग कहते हैं 1 घंटा बहुत है, 1 घंटा तब बहुत है अगर आपका वर्कआउट उतना नहीं है, आप ट्रेडमिल वगैरह नहीं कर रहे हो। तो मैंने 9 बजे तक जिम करा, उसके बाद मैं 10 बजे फिर पढ़ने बैठता था। ओके। तो मुझे कैसे न कैसे करके थकावट भी हो रही है, कभी कभी मेरी ट्यूशन मिस हो जाती थी। आई टेल यू फन फैक्ट, मैंने अपने ट्यूशन की ना पूरी साल की फीस दी थी कि भाई इस साल तो पूरे साल ट्यूशन जाऊंगा, रगड़ दूंगा, क्योंकि 11th में बहुत ना बीच बीच में मिस हुआ। 11th है, ठीक है छोड़ो छोड़ो। तो भाई मैंने पूरे साल की फीस दी कि सर मैं आऊँगा पूरे साल। मैंने अगस्त में ट्यूशन छोड़ दी। क्यों? क्योंकि मुझे ये चीज़ रियलाइज होगी कि सेल्फ स्टडी इज वे मोर बेटर देन मैं 2 घंटे वहाँ लगाऊँ। मैं थोड़ा ट्यूशन टीचर ने कोई कंप्लेन नहीं किया? ट्यूशन के जो टीचर थे ही वॉज वेरी कोऑपरेटिव, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। जब भी मुझे कोई एक्स्ट्रा बुक चाहिए थी, अब मैं अलग से खरीदता, उन्होंने मेरे लिए सैम्पल पेपर्स बनाए कि मैं बनाऊंगा तू कर। उन्होंने जो मेरी वीकनेस थी उस पर भी ध्यान दिया, बट उन्होंने कहा ठीक है तेरे को जब मदद चाहिए मैं तब मदद करूंगा। इवन मैंने स्कूल के टीचर से भी बहुत बार हेल्प ली है। तो मैंने पढ़ाई को वैसे रखा कि ये अभी के लिए 6 महीने ये प्रायोरिटी है, इस पे ध्यान देता हूँ। बेशक जिम आधा 1 घंटा कम होगा, बट वो मार्क्स कट ऑफ नहीं होंगे। क्योंकि मेरा बोर्ड का जो पहला पेपर था वो 15 फेब को था। 14 फेब के 9 बजे तक रात को मैं जिम में था, और मेरे घर वालों ने मुझसे कुछ नहीं बोला, ठीक है कर रहा है, हमें मार्क्स चाहिए। और मेरे फिजिकल एजुकेशन का पेपर था पहला, उसमें मेरे आए थे 95 आए थे। तो मैं खुद से सेटिस्फाइड था कि मैं उस चीज़ को मेंटेन कर पाया। तो बेस्ट थिंग इज टाइम मैनेजमेंट। अगर आपने ये कर लिया आप कुछ भी कर सकते हो। हाँ, तो ये पूछना चाह रहा था कि आपके पेरेंट्स तो कन्विंस हो गए, लेकिन इंडियन पेरेंट्स बाकियों के नहीं होते, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे या उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? देखो मेरी तरफ से इंडियन पेरेंट्स को सिर्फ एक मैसेज है कि अपने बच्चे पे भरोसा करो और उसको फ्रीडम दो। अगर आप बच्चे को लॉक कर लोगे तो वो ये सोचेगा कि अगर मैं इनसे कुछ भी शेयर करूंगा मुझे तो मना ही करेंगे, मैं छुप के कर लेता हूँ। तो दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग। अगर आप अपने पेरेंट्स से खुद ही बात नहीं कर पा रहे और अगर आप किसी और को बोल रहे हो, आप किसी और की नहीं अपने पेरेंट्स की पहले सुनना ज़्यादा प्रेफर करोगे। तो इंडियन पेरेंट्स का ये होता है
कि वो अपनी मेंटालिटी अपने बच्चे पे लाइक प्रेशराइज करने की कोशिश करते कि नहीं हमारी ये चीज़ है तो यही करेगा, बट दैट इज़ वेरी रॉन्ग। सही बात है। और मोस्टली मैंने ये देखा है कि स्कूल में भी होता है कि भाई बच्चा पीसीएम लेगा, उसको नहीं है इंटरेस्ट, वो समझ ही नहीं पाएगा उस चीज़ को। तो आपने भी ली थी? हाँ मैंने ली। घर वालों ने बोली थी? नहीं, खुद से ली थी? खुद से ली ओके, तो ये एक अच्छी चीज़ है। मेरे 10th में 96.67 आए थे। छोड़ो ये मैथ्स में 100 आए थे। ये पार्ट कट हो जाएगा, छोड़ो छोड़ो। तो होता ये है कि घर वाले समझते नहीं उस चीज़ को कि बच्चे का क्या मन है। अगर मेरा मन है ये करने का, मेरे घर वालों को मैंने इतना अश्योरेंस दी कि मैं पढ़ाई तो करूँगा ही करूँगा, और उसके साथ ही साथ मैं आपको जिम और अदर एथलेटिक्स और उसमें भी अचीवमेंट्स लाके दूंगा। जैसे मेरा कंपटीशन था, मैंने पहले सोचा था कि मैं आईसीएन मुंबई में compete करूंगा, जो था अप्रैल में, एंड अप्रैल 5th और 6th को था वो कंपटीशन। मेरा लास्ट एग्जाम था अकाउंट्स का 26 मार्च को। तो मेरे पास सिर्फ एक हफ्ता था, एंड दैट इज़ अ पीक वीक। अगर एक हफ्ते लाइक कंपटीशन से एक हफ्ते पहले आपको अपनी बॉडी का वाटर लूज करना होता है ताकि यू आर इन द ड्राइस्ट कंडीशन। मैंने सोचा यार मुझसे तो नहीं हो पाएगा इतना, मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट भी हो रहा था, मेरे को बहुत दिक्कत हो रही थी। तो मैंने उस चीज़ को सोचा कि यार मैं अपने कंपटीशन को आगे शिफ्ट कर लेता हूँ, कहीं मेरी पढ़ाई हैम्पर ना हो जाए। वो चीज़ फिर मेरे घर वालों को भी अच्छी लगी कि इस बच्चे ने एक अच्छा डिसीजन लिया है, क्योंकि कंपटीशन ऐसे तो है नहीं कि और नहीं होंगे, और होंगे, और सेम ही अपॉर्चुनिटी है, बट बस टाइम थोड़ा और है, और मेरे पास माइंड फ्री रहने का और ऑप्शन था। तो मैंने मुंबई वाला शिफ्ट करके जून में बैंगलोर वाले में compete करा। तो घर वालों को लगता है कि यार इसने जो डिसीजन लिया ना वो खराब ही है, आप एक बार भरोसा तो करो बच्चे पे, आप उसे फ्रीडम तो दो, उसको इतना लेवरेज दो कि वो आपसे बात कर सके। क्योंकि हमें अगर कोई भी दिक्कत होती है हम चले जाते हैं, भाई हमारे बेस्ट फ्रेंड है, मुझे कॉल कर लेते हैं, उससे बात करूंगा तो मैं पक्का ठीक हो जाऊंगा। नहीं होता वो। आप अपने घर वालों के पास जाओ, एक डिसीजन लेने की कैपेसिटी रखो कि मैं अगर ये डिसीजन ले रहा हूँ तो मैं इसको करके रहूँगा, ये नहीं कि मैंने ये ले लिया अब मैं बाद में सोचूंगा इसे करना कैसे है। अगर आपके पास एक फुल प्रूफ प्लान है, जैसे मेरे पास था टाइम मैनेजमेंट का, मुझे खुद पे भरोसा था, तो मेरे घर वालों ने वहाँ पे ट्रस्ट दिखाया, मुझे बोला कि ठीक है तू कर ले, वरना बोर्ड से पहले घर वाले बोलते 1 महीना जिम छोड़ दे। मेरे पेपर से 1 दिन पहले मैं जिम में था, फिर भी मुझे कुछ नहीं बोला, वरना वो डांट सकते थे। एंड रात के 9 बजे मेरे पास सिर्फ एग्जैक्टली 12 घंटे बचे थे पेपर में, कोई नहीं जाने देता। सही बात है। तो वो चीज़ मेरे घर वालों ने मुझे एक बहुत ही सपोर्ट दिखाया, एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट कि उन्होंने वो चीज़ समझी। तो यही मेरा मैसेज है इंडियन पेरेंट्स को कि भाई भरोसा करो, फ्री छोड़ो थोड़ा बच्चे को, वो कर, अगर वो कर सकता है, अगर आपको भरोसा है वो पक्का करके दिखाएगा। तो आईसीएन का एक्सपीरियंस कैसा था? लेकिन उससे पहले ये पूछूंगा कि आपका जो पीक वीक होता है, हाँ। उसमें कैसे कैसे प्रेप करते हैं, क्योंकि आपकी ऑडियंस जो आपको देखती है हाँ। मोस्टली उनको नहीं पता रहता। देखो पीक वीक एक इनहांस प्रोटोकॉल है। जैसे हम नेचुरल एथलीट्स हैं तो हम उतना बॉडी में वाटर होल्ड करते ही नहीं है, हम क्रिएटिन लेते हैं ताकि हमारी मसल्स फुलर लगे। तो उस पानी को निकालना रहता है एट द पीक वीक का जो स्टेज होता है। तो उसके लिए आपको क्या बोलते हैं 3 दिन बहुत ज़्यादा पानी पीना होता है, लाइक 7, 8, 9 लीटर्स, एंड आफ्टर दैट 3 डेज जो पीक वीक है उसके लास्ट के 3 दिन में आप पूरा वाटर कम कर देते हो। तो ऐसा प्रोटोकॉल होता है, क्योंकि मुझे भी एग्जैक्ट नहीं पता, मेरे जो कोच थे उन्होंने मेरे को एक नॉर्मल प्रोटोकॉल रखा कि उन्हें पता था कि मेरी बॉडी वो नहीं झेल पाएगी। उन्होंने 1 महीने पहले मुझे बोला कि 3 to 4 लीटर्स पानी पी। मैंने बोला नहीं, अगर और कुछ करना है तो मैं कर सकता हूँ, आप मुझे बताओ। तो उन्होंने बोला कि लेट्स गो ऑन अ नॉर्मल प्रोटोकॉल, 30 डेज पहले 2 लीटर्स पानी एंड अच्छा खासा कार्डियो, ताकि मैं हाइड्रेटेड भी था और जो पानी था वो थ्रू स्वेट निकल भी रहा था। तो जो पीक वीक होता है उसमें क्या होता है कि आप पी रहे हो जितना आपको पानी पीने, एंड में कट कर रहे हो तो बोलते हैं कि झटका दे देना बॉडी को, वो बहुत दिक्कत देता है। तो वो एनहांस एथलीट्स के लिए ज़्यादा बेटर है रादर देन अस नेचुरल एथलीट्स। अच्छा ये बताओ, वैसे तो बहुत सारे लोग जब कट करते हैं तो योहिम्बिन लेते हैं, आपका क्या ओपिनियन है उसका? यार योहिम्बिन के लिए मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि भाई बहुत हार्ड सप्लीमेंट है, आपके हार्ट को ना बहुत प्रेशराइज कर देगा। तो होता क्या है कि योहिम्बिन लोग लेते हैं एट अ पर्टिकुलर बॉडी फैट। अगर आप 40 मतलब बहुत मोटे हो और आप योहिम्बिन ले रहे हो, कुछ काम नहीं करेगा वो बस जा रहा है आपकी बॉडी में, किसी काम का नहीं है। अगर आप बिटवीन 10 to 17 लास्ट स्पेसिफिक 15 बोलता मैं, बट 10 to 17 में वो काम कर जाएगा। अब होगा क्या कि आपका बॉडी ना बहुत हीटअप हो जाएगा। आप उसको सुबह लेते हो एम्प्टी स्टमक, तो उसकी एक डोजेज होती है 2.5 mg की। अब मैंने देखा है कि भाई एथलीट ले रहे 2-2, 3-3 टैबलेट। भाई मुझे ये समझ नहीं आता उनका हार्ट कैसे संभाल पा रहा है। आपका हार्ट बहुत तेज पंप करेगा, बॉडी बहुत हीट होगी, वो मैं नहीं कर पाता। मैंने एक बार लिया था, मेरे कोच ने मुझे मना करा था, बट फिर भी मैंने ट्राई करा कि यार अच्छा ही तो है, और फैट कम हो जाएगा, क्या दिक्कत है, और अच्छा लगूंगा।
मुझसे वो 2.5 mg बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई। मैं भूखा पेट था, पूरी बॉडी से स्वेट निकल रहा है, हार्ट बीट इतनी तेज हो गई, सांस लेने तक में मुझे थोड़ी दिक्कत हो गई थी। तो आई वुड प्रेफर, मतलब मैं ये बोलूँगा कि आप स्टेप्स थोड़े ज़्यादा कर लो। योहिम्बिन तब लो जब आपको पता है आप उसको रेजिस्ट कर पाओगे। फिर भी ब्लड वर्क इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट। ब्लड वर्क इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट। मैं बताता हूँ, बहुत लोगों को लगता है प्रोटीन अच्छा है। ये मेरा खुद का, अगर मैं आपको ब्लड टेस्ट दिखाऊंगा, मुझे बहुत हार्म करा है उस प्रोटीन पाउडर ने, क्योंकि कौन से? मसल ब्रेस वाले, मतलब प्रोटीन पाउडर सारे हार्मफुल है अगर आप उसको उसी के स्पॉन्सर्ड है एथलीट, मतलब अरे जॉब अगर छुड़वा दूंगा। नहीं अगर आप किसी चीज को लाइक कैसे बोलते हैं, करेक्ट डोजेज में नहीं ले रहे हो तो वो हमेशा आपको हार्म करेगी। प्रोटीन की गलती नहीं थी, गलती मेरी थी। मेरे पास प्रोटीन आ रहा है, अच्छा खासा आ रहा है, तो मुझे लगा यार लेता हूँ, अच्छी बात है, खाने से तो पूरा हो ही रहा है, थोड़ा और ले लूंगा तो और अच्छा लगेगा और अच्छी रिकवरी होगी। बट नहीं, मेरे लिवर पे बहुत लोड पड़ गया। तो लोगों को लगता है कि, और पेरेंट्स इस पॉइंट पे सही है कि भाई प्रोटीन लिवर को डैमेज करता है अनटिल एंड अनलेस अगर आप उसको सही डोजेज में ले रहे हो तो। मैंने सोचा भाई आ रहा है 3-4 स्कूप दिन का, उसमें लिखा है 2 लो, एंड 2 भी मैं बोलूँ आप एक ही लो, 2 भी मत लो, सिर्फ 1 लो। मैं 3-4 ले रहा हूँ। लिवर में कोई SGOT करके एसिड होता है, उसकी रेंज होती है 0 to 36, एंड ऑन कैमरा आई कैन से मेरी 78 थी। ओके। और वो भी सिर्फ प्रोटीन के चक्कर में खराब हुई। तो मेरे को डॉक्टर्स ने बोला, उस समय कोई टैबलेट्स नहीं ले रहे थे आप, जैसे उस कि टाइम सप्लीमेंट ले 52 ये सब कुछ भी नहीं? नहीं, ले 52 मैंने अब स्टार्ट करा क्योंकि मुझे डॉक्टर ने बोला। एंड प्रेप के टाइम पे मैंने कुछ सप्लीमेंट्स लिए थे जो मुझे कोच ने कहा था, अश्वगंधा, फिश ऑयल, मल्टीविटामिन एंड मैग्नीशियम जिंक। ये सारे नॉर्मल लोग भी ले सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि जिम जा रहे हो तो ही लेना है। उस समय अगर मैं आपको कोच रहता मैं आपको मिल्क थिसल रिकमेंड कर देता उस समय। ये चीज़ क्या होती है? मतलब लिव 52 का ही ऑल्टरनेटिव होता है फॉर लिवर। उस टाइम मैंने ब्लड वर्क नहीं कराया था, मैंने ब्लड वर्क जनवरी में कराया था जब मुझे कोच को देना था, एंड मैंने अभी रिसेंटली कराया तो वो बहुत हाई हो चुका है। उन्होंने बोला इससे क्या होता है, आपका लिवर का जो साइज है ना दैट एनलार्जेस, बड़ा हो जाता है साइज में। तो मैंने पापा को भी बताया, तो डॉक्टर कह रहे दारू पीता है बेटा। आई हैव नेवर टच्ड अल्कोहल ना। एक चीज ना, हाँ है ना, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, आप नेचुरल हो। हाँ क्योंकि देखो आपके ब्लड वर्क में जो चीज आई है, हाँ आपको पता है ना वो किसी और चीज से भी आती है। नहीं आपने सच में वहीं से मंगाया था, ब्राइट लाइफ केयर से? वहीं से आया था। देखो मैं बहुत ज्यादा एकदम स्पेसिफिकली बोलता हूँ, कोई भी कहीं से भी प्रोटीन लेता है 3 बार टेस्ट कर लो भाई उसको, है ना, क्या पता उसमें क्या मिलाया हो, है ना। ट्रस्ट मी, बहुत फिर ऐसी चीजें फेस करनी पड़ती हैं और बहुत रिस्की होता है वो। होता है। तो डॉक्टर ने सबसे पहली चीज़ बोली आपका बच्चा दारू पीता है। मेरे पापा शॉक, क्योंकि मैंने आज तक हाथ नहीं लगाई ना, मैं स्मोक करता हूँ। तो पापा ने सीधा बोला नहीं मुझे भरोसा है वो नहीं करेगा। उसके बाद उन्होंने बोला कोई सप्लीमेंट्स ले रहा है, आई मीन दूसरे था कि बाहर का खाना खाता है। मैं प्रेप पे था यार, मैं बाहर का खाना खाऊंगा ही कैसे, और अभी भी मैं होममेड फूड या खुद ही बना लेता हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं। तो पापा कह रहे कि ये प्रोटीन पीता है। बस वहाँ मैं फंस गया। डॉक्टर ने बोला अभी के अभी वो बंद हो जाना चाहिए। तो पापा ने बात करी, पापा भी डर गए, मम्मी भी डर गई कि साइज एनलार्ज हुए, कोई दिक्कत ना हो जाए। तो लिव 52 डॉक्टर ने रेकमेंड करा कि आप थोड़ा सा लो, एक दिन मतलब डेली एक टैबलेट लो, प्रोटीन को होल फूड से वो करो। तो आई ऑल्सो पर्सनली रिकमेंड कि अगर आप प्रोटीन का 1 स्कूप ले रहे हो दैट इज़ वेरी गुड, बहुत है, सफिशिएंट है। बाकी आप एग्स है, चिकन है, वेजिटेरियन है तो पनीर है, स्प्राउट्स, बहुत सारी चीज़ है, आपको बस वो ढूंढना है। सही बात। रादर देन आप प्रोटीन के 2-2 स्कूप मेरी तरह कर लो। वेज प्रोटीन सोर्सेज क्या क्या है, फटाफट 5 बताओ। 5 यार, ये तो बहुत वो वाली चीज़ पूछ ली। देखो पनीर हो गया आपके पास, आपके स्प्राउट्स हो गए, अब बस ये 2 है, और सोचने दो मुझे, क्योंकि मैं सच्ची बताऊँ मेरा टोफू, सोयाबीन, देखो भैया ने ज़्यादा बता दिए है ना, और उसके बाद एक और बता दो मेरी साइड का। हाँ नॉर्मल प्रोटीन एक तो वही है, 5वां क्या? वे प्रोटीन। हाँ बस हो गए 5, और चलो छठा प्लांट प्रोटीन भी ले लेना। हाँ अगर होल सोर्स से होल फूड चाहिए तो एक वो आता है एडमामे बीन्स। हाँ यस, वो कैन में आता है ना। मेरे को एक बार बोला था, टेस्ट अच्छा नहीं लगा, छोड़ दिया। अरे वो एक आता है क्रंची करके, उस ब्रांड का प्रमोशन नहीं करूंगा लेकिन बहुत प्यारा बनाया है यार उसने, ट्राई करना पड़ेगा अब। वैसे तो मेरा 250 ग्राम है प्रोटीन इनटेक एक दिन का। आपका बॉडी वेट? मेरा बॉडी वेट 89। तो वो तो बहुत ही परफेक्ट लेवल पे हो आप। जैसे प्रोटीन आपकी बॉडी को ना 2:1 में चाहिए ही रहता है। कई बार ऐसा होता है कि मुझे वे प्रोटीन की जरूरत भी नहीं पड़ती। उससे अच्छा हो ही क्या सकता है? अगर आपको पता है कि आपका उतना हो चुका है, जैसे एक अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन है, अगर आपको लग रहा है आपने खा लिया, अच्छी बात है, आपका पूरा दिन का होल फूड से निकल गया, पर्सनली रिकमेंड बेस्ट चीज़ है।
वे प्रोटीन लेना है, ऐसा नहीं लेना कि अगर हो गया फिर भी लेना है। 15 से 20 ग्राम अगर ऊपर भी होगा ना वो अच्छी चीज़ है, बट ये नहीं कि आप अपने लिवर को उस पे स्टेक पे रख दो कि प्रोटीन है पी लो नहीं, खाना खाओ, दैट इज़ वे मच बेटर। सही बात है, ट्रू। तो आइसेन का वो कैसा था, क्या बोलते हैं, फील कैसा था स्टेज पे पहली बार चढ़ना, ये सारी चीजें? देखो आई विल टेल यू, मैं ना बचपन से स्टेज फियर वाला हूँ। मैं अपने स्कूल में 11th में जब था मैं वाइस हेड बॉय था। अच्छा। 12th में मैं हेड बॉय भी बना था। मैं भी हेड बॉय था। तो मुझे स्टेज पे बोलने में ना हमेशा से हल्का सा हिचकिचाहट रहा है कि यार अगर मैं रुक गया तो दूसरे क्या सोचेंगे। मैं हेड बॉय रहा, मैंने इवेंट्स होस्ट करे, मेरी पूरी 11th इसमें गई है कि क्या मैंने सही बोला। और 12th में मुझे वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया ये बोलने का कि मैं स्टेज पे अच्छे से बोल सकता हूँ। तो मेरे 12th में कॉन्फिडेंस वहाँ बोलने का बिल्डअप हुआ। बट आईसीएन इज वे मोर देन दैट। आपको सिर्फ आपको बोलना ही नहीं है, आपको बोलना ही तो नहीं है। तो मेरा आईसीएन का कंपटीशन था 21 और 22 जून को। तो पहले घर वालों को मनाया कि इतनी दूर जाना है, क्योंकि घर वाले वहाँ आके मुझे कुछ सपोर्ट नहीं कर पाते, वो मेरे साथ रहते बट सब चीज़ मुझे और मेरे कोच को करनी थी। गए थे पेरेंट्स आपके साथ? नहीं, मैं अकेला गया था। मेरे साथ एक दोस्त था, वो ऑलरेडी वहाँ पे था, तो मैंने उसे बुलाया। वो यहीं रहता है मेरे साथ, मेरे सोसाइटी के बगल में। तो उसने मेरी बहुत हेल्प करी, खाना वगैरह बनाने में, मील डालने में, नापने में। तो उसने बहुत ज़्यादा हेल्प करी मेरी। तो मैं वहाँ पे गया, सब नया था मेरे लिए। मैंने पहले 2-3 वहाँ के अलग ऐप्स थे वो सब भी डाउनलोड करा, खाना वगैरह मंगाया, रॉ फूड मंगाया। तो वो चीज़ मैंने खुद करी। उसके बाद मेरा कंपटीशन से एक दिन पहले रजिस्ट्रेशन डे होता है। वहाँ पे मैंने बहुत एथलीट्स देखे, बहुत बड़े एथलीट्स देखे जिनको मैं सिर्फ वीडियोस में ही देखता था कि भाई साहब ये सामने से कैसे लगते। तो मेरे लिए बहुत मोटिवेशनल टाइम था वो। अब कंपटीशन से एक रात पहले ही ना वो आता है लाइक लिस्ट कि आपका कंपटीशन कब है। एंड वो एग्जैक्टली 12 बजे आता है, मतलब अगर 21 को ही है तो 12 AM को ही आएगा वो। तो वो लिस्ट देखी हमने। एंड मेरा जो बैकअप कैटेगरी था, क्लासिकली आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड दैट मच। मेरा फिटनेस मॉडल मेन कोर कैटेगरी थी। मेरा क्लासिक का था दोपहर को 3 बजे 21 को ही। तो मैं डर गया था कि यार ये वाली पहले कैसे होगी, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं फिटनेस में अच्छे से कर लूँ, उसके बाद देख लेंगे अगर है थोड़ा वो तो लाइक, क्योंकि मुझे पर्सनली पोजिंग करना बहुत अच्छा लगता है। लाइक इट इज़ अ वे ऑफ परफॉर्मिंग एंड तो मेरे को वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। तो हुआ क्या, अच्छा लगा कि मतलब ठीक है क्लासिक है, करके देखते हैं। मैं चढ़ गया स्टेज पे, मेरे साथ थे 6-7 एथलीट्स और थे। मैं 4th आया उस कैटेगरी में एंड आई वाज वेरी हैप्पी विद दैट। क्यों? क्योंकि मैं अपनी पोजिंग को इतने अच्छे से प्रेजेंट कर पाया कि जजेस ने सिर्फ मुझे बोला था आउट ऑफ 8-9 पीपल जितने भी थे कि द बेस्ट पोजिंग दैट वी हैव सीन टुडे। मुझे ये वर्ड्स आज तक याद है। एंड आफ्टर द स्टेज में उनसे उतर के पूछ रहा था कि मेरी क्या गलती थी कि मैं 4th आया। दे सेड मेरे शोल्डर एंड आर्म्स बहुत वीक थे, इवन मेरी बैक की मसल्स बहुत वीक थी। तो मैंने उस पर आज तक बहुत काम करा है। एंड अभी तो मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं है कम्पीट करने का, बट व्हेनेवर वीडियो लगा देंगे अभी। तो व्हेनेवर आई कम्पीट नेक्स्ट, मेरा ये ज़रूर फोकस रहेगा कि मैं इन पार्ट्स को जो वीक था उसको अच्छे से लेके जाऊँ एंड सेम पोजिंग प्रेजेंट करूँ। तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। एंड द नेक्स्ट डे मेरे को लगा कि यार 4th आया, कोई बात नहीं, अब इसे साइड करते हैं, जो मेन था उस पर ध्यान देते। तो मेरे कोच ने भी मुझे वहाँ बहुत मोटिवेट करा। मैं रात को बहुत उदास हो गया था कि सर ऐसा ऐसा हुआ, क्या कल सही जाएगा, क्योंकि मैं खुद डर गया था। बट फिर भी सर ने भी मदद करी। मैंने मम्मी से भी बहुत देर बात करी, मम्मी ने भी मेरे को समझाया, मेरे साथ मेरा दोस्त भी था। तो वो सपोर्ट ना उस टाइम बहुत ज़रूरी होता है। एंड विद दैट मैं स्टेज पे चढ़ा एंड मैं फर्स्ट आया। तो फिर उसमें एक ओवरऑल भी होता है जहाँ पे सारे गोल्ड विनर्स होते हैं फॉर दैट प्रो कार्ड। तो उसमें भी मैं टॉप 10 आया एंड आई वाज रियली वेरी हैप्पी विद दैट। नाइस नाइस नाइस, कांग्रेट्स। थैंक यू। अब मुखर्जी लोग क्या होते हैं? बंगाली। अच्छा यार, मछली वछली लेके आना था बना के। यार मैं इतना खाता नहीं, सही बता रहा हूँ। क्या बात कर रहे हो? सच्ची। चिकन भी नहीं? चिकन के बिना मैं रह नहीं सकता और फिश इतनी मैं खाता नहीं, तो ऐसा है। पास में ही तो रहते हो, ज़्यादा दूर कितना कितना किलोमीटर है यहाँ? 3-4 बगल में हो यार। हाँ चिकन लेके आना, मैं तो बहुत दीवाना हूँ। डन पक्का। बंगाली वाला चिकन बहुत, एक पापा बनाते क्लाइंट ने लेके आया था, क्लाइंट लेके आए थे मेरे लिए, बहुत बढ़िया बनाए थे उन्होंने। पापा से बनवाऊंगा, पापा बहुत अच्छा बनाते हैं। जिस दिन बनाएंगे उस दिन उठा के लेंगे। पक्का डन। भूलना मत, मैं कॉल करके बोलते रहूँगा। पक्का। ठीक है। अब तो फिटनेस इन्फ्लुएंसर बन गया हो, तो ये कंटेंट क्रिएशन का कीड़ा कहाँ से आया था? यार मैं बताता हूँ, बहुत सारा ना ऐसा मेरे को लगा कि मैं अपने घर वालों से बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहा हूँ। मैंने प्रोटीन लेना स्टार्ट करा था जब मुझे जिम जाते हुए 3 से 4 महीने हो गए थे। तो मेरी मम्मी भी जिम करती थी, उन्हें आइडिया था इस चीज़ का।
तो उन्होंने बोला ठीक है ले लेना बट थोड़ा आगे जाके। तो मैंने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे लगा यार एक बार प्रोटीन लूंगा तो मुझे फिर लेना पड़ेगा और वो हर महीने एक फिक्स कॉस्ट हो जाता कि यार मैं हर महीने 10 से 12 हज़ार रुपये, क्योंकि प्रोटीन लूंगा तो फिर क्रिएटिन भी लूंगा, वो लूंगा तो प्री वर्कआउट भी लूंगा, प्री वर्कआउट लूंगा तो फिर अश्वगंधा, और इस सब पे हॉप ऑन बढ़ते रहते, सप्लीमेंट्स खत्म नहीं होते कभी। सही बात है। तो मुझे लगा यार बहुत ज़्यादा ना ऐसे कॉस्ट बन रहा है घर वालों के लिए कि मैं बार बार पैसे मांग रहा हूँ। 16, 17, 18 एक ऐसी एज है कि आप घर वालों से पैसे मांगने में थोड़ा सा हिचकिचाते हो। सही बात है। मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा लाइक सोचता था कि यार क्या मुझे मांगना चाहिए। तो मैंने सोचा कि क्या कोई तरीका है मैं खुद से कर सकूं। मैं पहले लाइक वीडियो एडिटिंग करता था जब लॉकडाउन था, तो मैंने उस टाइम सोचा था कि ठीक है खुद के खर्चे खुद निकालेंगे, बट पढ़ाई वहाँ हैम्पर हो गई। वहाँ चीज़ मैंने 9th में ख़त्म कर दी थी। देन अगेन मेरे को आया कि प्रोटीन चाहिए, तो मैंने कंटेंट क्रिएशन इसी उससे स्टार्ट करा था। पहला एम था कि भाई मैं खुद को एक सेल्फ इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इंसान बनाऊंगा। नाइस। घर वालों को भी थोड़ी साइड बाय साइड हेल्प हो जाएगी, बट वो मेरा सेकेंडरी था। फर्स्ट था कि मैं खुद के खर्चे निकाल लूँ, बार बार घर वालों को पोक ना करूँ, क्योंकि वो मुझे खुद से बुरा लगता। तो कंटेंट क्रिएशन मेरा पहली एम वो थी। जब मैंने करा स्टार्ट तो मुझे एक ब्रॉडर व्यू दिखा कि यार ये तो अच्छी चीज़ है। इफ़ आई गेट फेम, आई गेट मनी, आई गेट सपोर्ट, तो उस चीज़ को मैं एक करियर ऑप्शन रख सकता हूँ। बट कंटेंट क्रिएशन मेन रखने के लिए आपको बहुत अच्छा खासा लाइक फैन बेस चाहिए। सही बात है। तो विद दिस बिजनेस आइडियाज, बहुत सारे लोगों से मिलना, उनसे बातचीत करना, हम भी जैसे अब मिले हैं तो हम ऐसे कभी मिल ही नहीं पाते अगर मैं कंटेंट क्रिएशन नहीं करता। तो दैट इज समथिंग जिसने मेरे को बिल्डअप करा, कॉन्फिडेंस दिया स्टेज पे बोलने का, स्टेज पे चढ़ने का। क्योंकि मुझे पता था कि हाँ भाई स्टेज पे जा रहा हूँ, वीडियोस चाहिए अच्छी। मैंने दोस्त को फोन दे दिया, जितनी हो सके उतनी वीडियोस चाहिए मुझे। वो भी क्योंकि मुझे अपने आप के लिए अपलोड करनी थी। तो वो एक था कि अगर मैं ये करूँगा तो इसमें बहुत फ़ायदा है, एंड विद दैट फ़ायदा आई कैन इवन हेल्प अदर्स। सही बात। अगर मुझे कोई चीज़ पता चल रही है, मोस्टली इन्फ्लुएंसर ही होता है जो बात को स्प्रेड करता है। अगर कुछ हुआ है, कोई ट्रेजेडी हुई है, एक स्टोरी से दूसरा बंदा देखेगा, देन दैट रिवॉल्व्स अराउंड। तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है जो हम एज अ कंटेंट क्रिएटर कर सकते हैं। 50 की क्रॉस हो गए हैं ना? नहीं, अभी होने वाले हैं। कितने हो गए हैं अभी? अभी है मेरे 41.7 के। हाँ, बस 9000 हो जाएंगे एक महीने में। बस देखते कब होंगे, है ना? नाइस नाइस। अभी तो कितनी बड़ी फैमिली बढ़ते जा रही है अभी। हाँ, इट इज़ अ गुड फैमिली जो सपोर्ट भी करते हैं। हाँ, ज़्यादातर क्वेश्चन क्या पूछते हैं आपके फॉलोअर्स आपसे? मुझसे सबसे ज़्यादा टीनेजर्स ही होते हैं जो पूछते हैं कि हमें सप्लीमेंट्स कौन से लेने हैं, हमें वर्कआउट प्लान कौन सा करना है, हमारी डाइट कैसे मेंटेन होगी, क्या हमें बाहर का खाना खाना चाहिए या नहीं, हम स्कूल के साथ जिम को कैसे मेंटेन करें। क्योंकि मेरी जो ऑडियंस है वो इसी एज ग्रुप की है, मेरी एज की है। तो आई लव टू आंसर देम। बहुत बार होता है कि बहुत डीएम्स होते हैं तो मैं नहीं देख पाता, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यही सब सवालों का आंसर है टाइम मैनेजमेंट। तो इन सारी चीज़ों का मेन आंसर इज टाइम मैनेजमेंट। अगर आपने वो कर लिया तो आप कुछ भी कर सकते हो। डाइट के लिए मेरे से लोग पूछते हैं कि भाई हम बाहर का खा लें या घर का खा लें, खुद बनाएं। बाहर का खाते हो आप? मैं बाहर का खाता हूँ, बट ओनली या तो अगर मैं घर वालों के साथ जा रहा हूँ या कोई बर्थडे पार्टी है, या अगर मुझे मन है। मैं अपने आप को फोर्स नहीं करता कि नहीं खाऊंगा। अगर मैं ऑफ प्रेप हूँ तो मैं उस चीज़ को कर लेता हूँ, बट वंस अ वीक या ट्वाइस या थ्राइस अ मंथ, तो वो चीज़ मुझे हार्म भी नहीं करी। और अगर मैंने 2-3 दिन खा ही लिया तो मैं जिम जाके ज़्यादा ट्रेडमिल कर लूंगा, बट उस चीज़ को अपनी बॉडी को हार्म नहीं करने दूंगा। सही बात है। तो डाइट अगर है, आपको कुछ ऐसा, आप compete तो करने वाले नहीं हो। आपकी डाइट इज होममेड फूड, आपकी डाइट इज ओट्स, एग्स, चिकन, वेजिटेरियन जो सोर्सेज आपने बताए, दैट इज मोस्ट हेल्पफुल रादर देन मैं बाहर जा रहा हूँ छोले भटूरे खा रहा हूँ। अगर घर पे कुछ नहीं बना, यूट्यूब खोलो, खाना बनाना तो मुझे बहुत पर्सनली अच्छा लगता है। मैं खुद ही बना लेता हूँ। एट प्रेप मैंने भी बनाया, मैंने मम्मी से भी बनवाया, पापा ने भी बहुत हेल्प करी है। स्वीट पोटैटोस भी एक बहुत अच्छा सोर्स है फाइबर का, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद सप्लीमेंट्स की मैं बात करूँ, बिफोर 16 आई नेवर रिकमेंड अ सप्लीमेंट। मेरे एज ग्रुप के जो उसमें लोग हैं 14, 15, 16, दे आस्क भाई प्रोटीन ले, नहीं। अभी तो हार्मोन्स फ्लक्चुएशन इतने होते हैं, उससे आपकी बॉडी नेचुरल ही खुद बनाएगी, ऐसा नहीं आगे नहीं बनाएगी। 17, 18, 19, 20 बनाती रहती है सब। उसको पुश मैं बोलूँगा कि आप 16 या 17 से ही देना स्टार्ट करो। बिफोर दैट प्रोटीन तो बिल्कुल मत लो। बिफोर 17 नेवर टेक प्रोटीन, क्योंकि लिवर भी डैमेज होता है जैसे मैंने आपको बताया। तो जितना हो सके घर का खाना खाओ, जितना हो सके खुद को जिम में टाइम दो। अगर आप फैट हो तो आप अपने कार्डियो पे ज़्यादा फोकस करो। अब लोग कहते हैं खाना खाना छोड़ दो, अरे आप नहीं हो, आप पतले हो, आप पावर लिफ्टर, आप में जान है। तो मोटे लोग सोचते हैं कि भाई हम खाना खाना छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है। आप अपनी बॉडी में एनर्जी नहीं दे रहे। कार्बोहाइड्रेट्स आपको एनर्जी देंगे, प्रोटीन आपकी मसल रिकवर करेगी। अगर आप वही नहीं दोगे उसे, तो आप
कुछ भी नहीं कर सकते। आपने ट्रेडमिल करा, आप थक गए, आप बोलो मैं पानी नहीं पीऊंगा, तो आपकी बॉडी हाइड्रेट कैसे होगी? 2 चक्कर बेहोश खत्म। तो वो चीज़ अपनी बॉडी को आपको प्रोवाइड करनी है, बट एक ऐसी क्वांटिटी में कि आप अपने फैट्स कम करो। अब वो लोग सोचते हैं कि खाने में बहुत ज़्यादा फैट है, नहीं खाएंगे। आपको सब खाना है, बट उसको बस ये देखने कि उसमें कुछ ज़्यादा गलत चीज़ तो नहीं जो आपकी बॉडी को हार्म करेगा। अब कोई बंदा 1 महीने में नहीं हो सकता, मतलब आपको टाइम देना पड़ेगा। लोगों को तो यही नहीं पता रहता है कि चावल कितना बढ़िया चीज है। लोग सोचते हैं कि कार्ब्स ही हटा देते हैं। वही तो और एक तो ये दिमाग जो आया हुआ है लोगों में कि चावल नहीं खाएंगे, रोटी खा लेंगे। रोटी में भाई फैट्स भी होते हैं, उसको अगर मॉडरेट अमाउंट में नहीं लोगे तो वही चढ़ा देगा तुम्हें फैट्स। अगर आप रोटी खा रहे हो अच्छी बात है, बट अगर आप वेट लॉस पे हो, सबसे अच्छा चावल खाओ। आपको एनर्जी चाहिए ही चाहिए है। मैं घर पे भी चावल बना के आया हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे पता है अब सर्दियों में क्या होता है, जुकाम होता है, तो चावल घर वाले खुद ही बोलते हैं थोड़ा कम कर लो, दिन में एक टाइम रख लो, 2 दिन में एक बार तो चावल खा ही लो। अगर आप रोटी भी खा रहे हो, रोटी अच्छी चीज़ है, रोटी से आपको बहुत एनर्जी मिलती है, बट चावल इज़ अ बेटर सोर्स मेरे पर्सपेक्टिव से। और अगर लोग सोचते हैं कि फाइबर कम हो जाएगा, फाइबर के लिए साबगोल है यार, ले लो उसको, है ना। मैं तो अपने क्लाइंट्स को बहुत रिकमेंड करता हूँ कि रोटी से ज़्यादा चावल को अपने डाइट में इंक्लूड करके रखे रहो, है ना। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि एक मिनिमम फैट, जैसे कि मान के चलो 70 to 80 ग्राम्स जो है ना, वो रिक्वायर्ड होता है एक ह्यूमन बॉडी के लिए। अगर अपने पर्सपेक्टिव से बताऊं, आपका जो बॉडी वेट है ना, उतना ग्राम फैट तो रखो ही रखो। उतना आपकी, दैट इज अ हेल्दी फैट, उतना आपको चाहिए ही है। अगर आप ब्रिटानिया केक खा रहे हो, उसी में इतना होगा, मतलब मुझे नहीं पता कितना है, बट अगर आप इतना शुगर और वो सब कंज्यूम कर रहे हो तो वो आपको हार्म करेगा ही करेगा। अगर मेरा बॉडी वेट 65 kg है, आए कैसे तैसे ट्राई टू टेक उतना ग्राम्स ऑफ फैट, 65 हो जाए, उसके ऊपर 5, 10, 20 ठीक है, बट ओवर नहीं करना उसे। अब लोग सोचते हैं कि हम बाहर का खा लेंगे, अपना फैट चढ़ा लेंगे, अब वो बल्क खराब है। वो तो आप अपनी बॉडी को बस कुछ भी भर रहे हो, मसल नहीं बनेगी, फैट की लेयर आ जाएगी, और फिर आप बाद में सोचोगे यार अब इसे घटाऊं कैसे। तो वो तो कभी नहीं करना। एक नॉर्मल अमाउंट ऑफ फैट अपनी बॉडी में रखना है। प्रोटीन आपका जितना बॉडी वेट है उसका डबल ग्राम, 65 मेरा है तो एटलीस्ट 130 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मेरी बॉडी को चाहिए रिकवरी के लिए। उसके ऊपर जो है दैट इज बेनिफिशियल, ओवर भी नहीं करना उस चीज़ को। सही बात है। और जैसे कि आपने बोला कि वो फैट्स का इम्पोर्टेंस भी ये होता है कि ऑर्गन्स जो है ना, उनको रिक्वायरमेंट होती है उसकी, है ना। वो हेल्दी फैट्स उनको चाहिए ही होते हैं, ठीक है। अब ये नहीं कि आप बोले कि टीस्पून खाओ तो टेबल स्पून पीनट बटर खाए जा रहे हैं, तो वो भी गलत है। वो सब मेजरमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो आगे लाइफ में क्या करना है? देखो, वैसे तो मैंने स्टार्ट करा था एथलेटिक्स से कि एथलीट बनना है। मैं एक और फन फैक्ट बताता हूँ, मैंने 10th में सोचा था कि SRCC जाना है। वो होता है कि कॉमर्स लेना है तो SRCC जाना है। 11th में सोचा था CA करना है। बचपन में क्या सोचा था क्या करना है? बचपन में फुटबॉलर बनना है। बचपन में तो फुटबॉलर ही बनना है, क्योंकि वो एक ऐसा स्पोर्ट था जिसको खेलने में मजा आता था। आज भी मैं खेलता हूँ ना तो मुझे सेम मजा आता है कि बस हाँ वही मूड रिफ्रेश हो गया। अभी क्या खेल के आए थे? अभी भी फुटबॉल ही खेल के आया मैं आपके पास। ओके, हाँ, तो सबसे पहले मेरा गोल था 10th में कि SRCC जाना है। 11th में था कि भाई CA करना है या UPSC देना है। फिर 12th में आके सोचा भाई BCom ऑनर्स करना है नॉर्थ कैंपस से। 12th खत्म हुई, इतनी सारी चीज़ें थी भाई, जिम कर रहे हैं ठीक है अच्छी बात है। मैंने CUET दिया, मेरे कुछ अराउंड 750-800 मार्क्स भी आए थे। बहुत बढ़िया भाई। फिर हुआ कि भाई अब कॉलेज थोड़ा छोड़ते हैं, बहुत पढ़ाई कर ली, क्योंकि आई जेन्युइनली विल टेल यू बोर्ड के मार्क्स अब उतनी वैल्यूएशन के नहीं है जो पहले थे। आपको पहले DU मिलता था आपके बोर्ड के मार्क्स से, बट अब वो था ना कि बहुत सारे अलग अलग बोर्ड है इंडिया में, तो तमिल बोर्ड में अगर 97% है और CBSE का वो 90 है, तो बंदे को साउथ इंडियन को मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा वो चीज़। तो उसको एक बैरियर को ब्रेक डाउन करने के लिए CUET आया। उसने बोर्ड की जो वैल्यू है बहुत कम कर दी। मेरे 93% आई, बट आई कैन नॉट टेक दैट मार्क्स एंड गेट ये गवर्नमेंट कॉलेज। तो मैंने DU को छोड़ा। कौन सा कॉलेज मिला है? शारदा। ठीक है, एट लास्ट थोड़ी स्कॉलरशिप भी मिल गई, वो भी कहने की होती है। नहीं, अच्छी खासी मिल जाती है। कितनी? 70%। बताओ। और ये चीज हॉस्टल फीस में इंक्लूड नहीं होता है, सिर्फ वो वाली हाँ, मैं हॉस्टल फीस नहीं, मतलब हॉस्टल नहीं जाता, मैं घर से अप डाउन कर लेता हूँ। होशियार लोग पहले नहीं बताते मार्केटिंग टेक्निक्स, बाद में पता चलता है जब बिल आता है तो।
मेरा डीयू छोड़ने का 2 कारण था। पहला कि मैं अप डाउन करता तो मैं अपने इस साइड लाइफ पे फोकस नहीं कर पाता जिसको मैं मेन बनाने का ट्राई कर रहा हूँ। एंड दूसरा, मेरे पापा की जॉब है, वो लाइक आउट ऑफ स्टेशन ही रहते हैं मोर देन हाफ द टाइम। मेरा भाई भी स्कूल जाता है, मेरा एक छोटा भाई है, तो घर पे ना वो अकेलापन हो जाता है। अगर मम्मी अकेली हैं तो वो अकेला फील करती हैं। तो एक जैसे मैं बड़ा बेटा तो मेरे को अपने घर पे थोड़ा सा वो एक जॉयफुल नेचर रखना है कि कोई अकेला फील ना करे। अगर उन्हें कोई दिक्कत है, एक कॉल पे, इवन इफ आई एम 50 किलोमीटर्स अवे, आई कैन रीच। अब मेरे पापा अगर आउट ऑफ इंडिया है, इफ इन दुबई, कहीं बाहर है, तो वो नहीं आ पाएंगे। तो एक वो फैमिली को सपोर्ट देने के लिए मैंने सोचा कि ठीक है, इस साल छोड़ते हैं, अगले साल देखेंगे। बट देन मेरे पापा आए, उन्होंने बातचीत करी, उन्होंने मेरे को बोला कि कोई प्राइवेट कॉलेज देखते हैं, एटलीस्ट यू विल हैव अ डिग्री। आप अपने आप को ये बता पाओगे कि मैंने बीबीए भी सही करा। ठीक है, अब लोग हंसते हैं इस चीज़ पे कि भाई अरे शारदा ही तो है, कॉलेज अच्छा है, कोर्स अच्छा है, डिग्री मैटर्स। बट फिर बाद में ये डिग्री मुझे ना कहीं बेनिफिट नहीं देगी। ये भी एक चीज़ है कि प्राइवेट कॉलेजेस की डिग्री बहुत कम मैटर करती है इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज की। तो मेरा एक वो बहुत बड़ा डिसीजन था कि मैंने डीयू को छोड़ा और फिर मैंने शारदा चुना। तो उस 3 साल में मेरे अपने ऊपर है कि या तो मैं मस्ती कर लूँ, मज़े कर लूँ, पूरे 3 साल जी लूँ, या मैं अपने आप को बिल्ड कर लूँ और अपने आप को एक अलग करियर ऑप्शन दूँ जो मुझे आफ्टर कॉलेज बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, जो है कंटेंट क्रिएशन। जिम भी है। एंड अब मेरा जो प्लान है, मैं थोड़ा फैशन इंडस्ट्री में जाना चाहता हूँ। मेरे को मॉडलिंग करनी है। एक्टिंग तो मेरी अच्छी नहीं है, ये तो मुझे पता है। तो मैं मॉडलिंग और रैंप वॉक में अपना करियर देखना चाहता हूँ। अब अभी तक कहीं ट्राई किया? अभी फिलहाल तो नहीं करा, बट मैं लाइक एक पोर्टफोलियो बनता है, वो मेरी मम्मी को आइडिया, वो उनको बोलूँगा आप कर दो। तो देन आई विल सी कि 2026 स्टार्ट हुआ है, नाउ आई विल हैव टू हॉप ऑन दिस। 2025 बॉडी बिल्डिंग, जिम, कंटेंट क्रिएशन में हो गया, अब कुछ और करते हैं इस साल। चलो शुरू करें रैपिड फायर राउंड। चलो देखते हैं कि है ना? क्या ही सवाल होगा। क्या ही सवाल होगा, क्या सवाल होगा। ठीक है, इंडिया के फिटनेस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा झूठ क्या है? सबसे बड़ा झूठ एज मुझे पर्सनली लगता है। और दूसरा इज बीइंग नैटी और नॉट नैटी। अगर आप कोई भी सप्लीमेंट यूज कर रहे हो, जेन्युइनली आप उसको बता दो, अगर मैंने ये लिया है तो आप उसको क्लेम करो अगर आपने लिया है तो। एज तो आधार कार्ड तो कोई भी बना लेगा, बट मैंने बचपन से ही अभी किया है शायद ना अपना फेक आधार कार्ड वाला। यार अब इंडस्ट्री में तो बहुत सारे हैं, ऐसे पर्सनली पूछोगे तो मेरे अराउंड तो कोई नहीं करता ऐसा। हाँ, किसी ने नहीं किया? नहीं, मेरे अराउंड कोई नहीं करता। स्टेरॉइड पे आपका क्लियर स्टैंड क्या है, सच या सुगर कोट? अगर आपको एक एथलीट बनना है, बॉडी बिल्डर बनना है तो ही लो, उसके बिना भी आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। अगर आपका एम है सिर्फ अच्छा दिखना और दूसरों को दिखाना, तो दैट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी एंड वेस्ट ऑफ हेल्थ। क्या इंडिया में रह के नेचुरल फिजिक टॉप पे रखना पॉसिबल है? पॉसिबल है, अगर आपके घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं, अगर आप सप्लीमेंट सही रख रहे हो, अगर आप अपना ब्लड वर्क सही रख रहे हो मोस्ट इंपॉर्टेंटली, तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग इन इंडिया। मोस्टली इंडिया में लोग अपने फॉलोअर्स से क्या छुपा रहे होते हैं? फॉलोअर्स से वो अपनी पर्सनल लाइफ छुपाते हैं। अगर मैं ऑन कैमरा, बहुत लोग ये दिखाते हैं कि हम सिर्फ डाइट करते हैं और वो बाहर का खाते हैं। आई क्लेम मैं बाहर का खाता हूँ। समोसे खिलाया मैंने अभी, हाँ, आने से पहले 2। तो बहुत बार ये होता है कि लोग ये सोचते हैं कि नहीं यार हम ये नहीं दिखाएंगे, और फिर वो बाहर जाके पार्टी कर रहे हैं। मैं दारू नहीं पीता, मैं ये बोलूँगा, बट मैं एक्चुअल में नहीं पीता, और ये चीज़ मैं बाहर भी दिखाता हूँ। मेरे घर वालों के सामने भी आई एम ट्रू कि मैं नहीं पीता, ना मैं फूकता। तो बहुत लोग ये करते हैं कि भाई हाँ हम ये करते हैं, और वो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नहीं करेंगे या फिर उसका ऑपोजिट होगा। बिगनर के लिए सबसे कॉमन मिस्टेक क्या होती है? बिगनर के लिए सबसे कॉमन मिस्टेक एक अच्छा वर्कआउट प्लान फॉलो ना करना। वो सोचते हैं कि हम दिन में सिर्फ एक बॉडी पार्ट ट्रेन करेंगे। मैंने भी यही करा है। उसको बोलते हैं ब्रो स्प्लिट, कि आप अपने एक बॉडी पार्ट को ट्रेन करते हो पूरे दिन में, बट अगर आप 2 कर रहे हो दैट इज मोर बेनिफिशियल। बिगनर न्यू बिगिनर्स इसको बोलते हैं। आप सबसे स्टार्ट अच्छे होते हैं 1 से 3 मंथ्स तक। मेरा क्या था, मैंने एक मसल ग्रुप ट्रेन करा, उसमें भी मेरा था कि भाई 4-4 5-5 सेट मारने हैं और तब तक मतलब 12 रैप मारने हैं। अगर मेरा फेलियर, जैसे अब मुझे बहुत नॉलेज है, मेरे को फेलियर का पता है, मुझे सेट, रैप और ब्रीदिंग पैटर्न, बहुत सारी चीज़ें अब होती हैं। स्टार्टिंग में क्या था कि भाई 12 रैप मारने, उसके ऊपर एक भी नहीं मारना, गलत हो जाएगा। जबकि मेरे अंदर 4 और मारने की थी, मैं नहीं मारता था। तो दैट इज समथिंग, अगर बंदे को पता है स्टार्टिंग से कि आपको फेलियर हिट करना है, आपको अपने बॉडी में 2 मसल ग्रुप ट्रेन करने हैं, एक अच्छी डाइट मेंटेन करनी है, तो दैट इज द बेस्ट थिंग अ बिगनर कैन डू। डाइट इंपॉर्टेंट है कि वर्कआउट? हाँ, ओके, अच्छा, डाइट इंपॉर्टेंट है या वर्कआउट? मेरे हिसाब से तो वर्कआउट। अगर आप थोड़ा बाहर का भी खा रहे हो, अगर आप ज़्यादा बाहर का खा रहे हो, अगर आप वर्कआउट अच्छा रखोगे, मान लो मैंने रात को खाया बहुत ज़्यादा अनहेल्दी खाना खा लिया, और अगर आप सुबह उसके लिए 1 घंटा ट्रेडमिल कर रहे हो, तो दैट विल नॉट इक्वलाइज, बट आपको कहीं ना कहीं गिल्ट नहीं होगा कि भाई सिर्फ फैट किया है, तो थोड़ा कट डाउन भी होगा।
सप्लीमेंट्स का सच, कौन सा सप्लीमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा ओवर हाइप्ड है? देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रिएटिन है, क्योंकि क्रिएटिन इज समथिंग जो आपकी मसल में ग्रोथ करता ही करता है, आपको बहुत हेल्प भी करता है। सबसे ज़्यादा ओवर हाइप्ड इज प्रोटीन। क्योंकि ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोगों को लगता है कि प्रोटीन पाउडर से सब हो जाएगा। प्रोटीन पाउडर से सब नहीं होगा, आपको अपने होल फूड से जितना हो सके उतना प्रोटीन इंटेक पूरा करना ही करना है। अब लोग सोचते हैं कि भाई हम प्रोटीन पाउडर 3 स्कूप ले लेंगे तो हमारा दैट विल बी 75 to 90 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, और मुझे लेना है 140, तो थोड़ा बहुत खाना खा लूँगा। बहुत गलत चीज़ है, मैंने करी है, मुझे डैमेज हुआ है, उस चीज़ को अब मैं क्योर कर रहा हूँ कि भाई अब मैं दोबारा वो गलती ना करूँ। और क्रिएटिन क्या है, आपको स्ट्रेंथ देता है। मैं बताता हूँ, मैंने क्रिएटिन लिया, उसके नेक्स्ट मंथ मुझे बहुत स्ट्रेंथ इंप्रूवमेंट मिली, मेरा साइज़ भी ग्रो हुआ क्योंकि वो वाटर होल्ड हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि आपको बहुत एक प्लस पुश मिलता है कि हाँ मैंने आज इतना उठा लिया तो मैं नेक्स्ट टाइम और ट्राई कर सकता हूँ, कर पाऊंगा। तो क्रिएटिन इज़ वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट्स जो कोई बंदा ले सकता है। एंड प्रोटीन इज समथिंग दैट, तो प्रोटीन इज अ सप्लीमेंट दैट इज़ अवॉइडेबल। क्रिएटिन आपको खाने में मिलता है बट वो इतना मिनिमल अमाउंट होता है। फिश में होता है क्रिएटिन और भी फूड्स में होता है जो मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट क्रिएटिन आप बाहर से उतना नहीं ले पाओगे जितनी आपकी बॉडी को चाहिए। प्रोटीन इज समथिंग आप खाने से कर सकते हो एंड दैट इज़ वे मोर बेटर देन वे प्रोटीन। फर्स्ट स्टेरॉइड ऑफर कब आया था? मुझे ऑफर नहीं आया अभी तक नहीं आया? किसी जिम ट्रेनर, किसी जिम ओनर? नाइस। अगर आज जो नॉलेज है पहले वो होता शुरू में, हाँ। तो अभी क्या अलग होता आपकी बॉडी में? मेरी बॉडी में क्या अलग होता? साइज। मैंने स्टार्टिंग में फोकस करा था कि मैं एथलीट था तो मेरे को लेग्स ट्रेन करने हैं, लेग्स पे बहुत फोकस करा। लेग मसल्स मेरी बेटर है मेरी अपर बॉडी से, अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो मेरी लेग्स लोअर बॉडी इज़ मच मोर बेटर देन मेरी अपर बॉडी। तो लेग्स वगैरह अच्छे से ट्रेन करे, बहुत एक्सरसाइज वगैरह करी, फिर बैक पे ध्यान दिया, फिर चेस्ट पे ध्यान दिया कि भाई शर्ट अच्छी लगेगी, शर्ट भरनी है। ये पार्ट जो है मैंने स्टार्टिंग से निगलेक्ट करा। अगर मुझे पता होता कि मैं इस चीज़ को और बेटर ट्रेन कर सकता हूँ, अगर मेरा ट्रेनिंग पैटर्न और बेटर होता है, जैसे मेरे दोस्त हैं स्टार्टिंग से भाई बाइसेप कर्ल मारना है, भाई बाइसेप कर्ल मारना है, बाइसेप मार रहे हैं, रिकवर हो नहीं रहा, वो ग्रो ही नहीं हुआ। तो एक रिकवरी। अब बहुत लोग क्या करते हैं जो बिगनर होते हैं, एक ही सांस में 3-4 रैप मारते हैं और उनकी नसें निकलने लगती है सर पे, पूरी बॉडी में वो नस हो जाती है। बहुत गलत है वो। आपकी बॉडी में ब्लड नहीं पंप हो रहा है, आपकी बॉडी में वो ब्लड जा ही नहीं रहा है। मैंने एक रैप मारा, मुझे खून भी तो चाहिए यहाँ पे ताकि वो पंप हो। तो ब्लड वर्क बहुत खराब, ब्लड पंप बहुत खराब होता है। उसके बाद ब्रीदिंग पैटर्न भी खराब होता है, आदत लग जाती है उस चीज़ की। तो मेरा स्टार्टिंग में यही चीज़ था, एक ही सांस में 2-3 रैप मार रहा हूँ ना, मेरे पास अच्छा वर्कआउट प्लान था, डाइट भी ठीक है, सिर्फ घर का खाना। तो मैंने बाहर का स्टार्टिंग से अवॉइड करा है। तो मेरे को बस एक वही था एडवांटेज कि मैं घर का खाना खा रहा था। फिटनेस इन्फ्लुएंसर कितना पैसा कमा लेता है इंडिया में? देखो इट डिपेंड्स। अगर आप नॉलेजेबल इन्फ्लुएंसर हो तो यू कैन अर्न अ वेरी गुड अमाउंट। जैसे अगर कोई स्टार्ट कर रहा है तो उसे बाटा कोलैब्स आते हैं, फिर अगर बंदा और ग्रो कर रहा है तो उसे पेड कोलैब आते हैं। अगर कोई बंदा 50 से 100K के बीच में, 50K फॉलोअर्स से 100K के बीच में है, तो उसका मेन फोकस होगा कि भाई मैं 50,000 से 1 लाख रुपीज़ भी बनाऊं। बट आई विल से आप यूट्यूब पे भी फोकस करो। मेरे घर वालों ने पर्सनली मुझे ये चीज़ कही कि भाई अगर तू ये चीज़ कर रहा है, इंस्टा ही कर रहा है, तो यूट्यूब पे भी ध्यान दे, क्योंकि यूट्यूब गिव्स यू अ फिक्स्ड इनकम। ब्रांड्स आपके पास 6 महीना 1 साल का कोलैब लेके आएंगे एंड यू डोंट नो कि उसके बाद आपके पास आएगा ही नहीं। आपका वो एक पॉज लगता है। इफ यू आर डूइंग यूट्यूब कंटिन्यूअसली, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं अभी भी उसको थोड़ा लाइटली लेता हूँ, बट इफ आई फोकस ऑन यूट्यूब इन अ बेटर मैनर दैट कैन रियली वेरी गिव मी अ पुश कि हाँ मेरे पास एक फिक्स्ड इनकम है, अब मैं ब्रांड कोलैब्स कर लूँगा। तो अगर जितने बड़े आप यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर हो उतना ज़्यादा पैसे कमा रहे हो। अगर बंदा यूट्यूब से अराउंड 50-40,000 बना रहा है तो वो ब्रांड कोलैब से भी अपने फॉलोअर, जैसे अगर 1 लाख फॉलोअर है तो बंदा अपना फर्स्ट अटैम्प्ट रखता है कि मैं 80,000 रुपीज़ से 1 लाख रुपीज़ अकॉर्डिंग टू द डिलीवरेबल्स चार्ज कर ही लूँ बंदे से। अगर कोई आपसे स्टेरॉइड्स के एडवाइस मांगे तो आप उससे क्या बोलोगे? मुझसे एडवाइस, यार मुझे इस चीज़ की नॉलेज नहीं है तो मैं उससे शायद एडवाइस ना ही दे पाऊँ। मैं तो यही बोलूँगा जिसको है उससे मांगो। किसी गलत की एक एमजी की नॉलेज थी लेकिन हाँ, यूहिम्बिन इज अ नेचुरल सप्लीमेंट। अब लोग सोचते हैं यूहिम्बिन भी वो है लाइक स्टेरॉइड है। कुछ चीज़ें वही मिथ हैं लोगों में अभी भी, जैसे कि सबसे ज़्यादा तो MK677 को उन लोग अभी भी शाम्स में इंक्लूड करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये चीज़ आपको पता है बट मुझे नहीं पता। सुना तो होगा MK? हाँ, MK सुना तो है मैंने, बट लाइक मुझे उस चीज़ का एकदम ही नॉलेज नहीं, क्योंकि मैंने उस चीज़ को कभी पढ़ने की भी कोशिश नहीं करी। जो मुझे नहीं करना मैं उस पर अपना टाइम वेस्ट करके। एक बात बताओ, पूरे साल इतना लीन, इतने कम बॉडी फैट परसेंटेज पे कैसे रह लेते हो?
मेरा हर दिन ना ऐसा होता है कि मैं या तो कोई स्पोर्ट्स खेलूंगा या मैं फुटबॉल खेलने जाऊंगा दोस्तों के साथ, या मुझे कोई पॉइंट ऑफ ऐसा पार्ट चाहिए जहाँ मैं अपनी बॉडी से एक्सेस फैट या फिर स्वेट लूज कर रहा हूँ। आई विल रिकमेंड हर दिन 20 मिनट्स आप ट्रेडमिल करो, इंक्लाइन ट्रेडमिल। अब हर ट्रेडमिल का अलग होता है, बट जो मेरे वाला है 12 का इंक्लाइन, 4 की स्पीड। आपको ना भागना है, आपको ना जॉगिंग करनी है, आपको ना धीरे चलना है, एट अ नॉर्मल पेस, थोड़ा सा तेज चलना है आपको। 20 मिनट में आप बहुत अच्छा स्वेट करोगे, लाइक इट आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ अच्छा करा है, एंड वो भी पोस्ट वर्कआउट। तो ये चीज़ मैंने हर दिन करी है, इसलिए मेरा कभी वेट भी नहीं बढ़ा। जब 2024 स्टार्ट हुआ था, मेरा बॉडी वेट था 62, स्टेज पे था 58, आज भी मेरा 65 है। क्यों? क्योंकि मैं उस कार्डियो को कर रहा हूँ, मैं अपनी बॉडी पे फैट चढ़ता नहीं देख सकता। तो वो मसल तो बहुत धीरे ग्रो होगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बट वो मसल थोड़ा सा टाइम लेगा ग्रो होने में अच्छा खासा। ये स्ट्रेंथ भी आपकी काफ़ी बढ़िया, 178 कितना केजी था उसमें बॉडी वेट? अच्छा, वो लैरी व्हील्स वाला इवेंट, वहाँ मैंने 170 डेडलिफ्ट करा था। बॉडी वेट कितना था उस टाइम? था 60, एग्जैक्ट 60। तो बहुत बढ़िया है, 60 पे 170। हाँ, वो तो उस टाइम हाई फाइव में हो गया। 3 टाइम्स ऑफ योर बॉडी वेट। हाँ, नाइस, गुड 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 गुड। तो एक आपसे एक और क्वेश्चन पूछूंगा कि अभी अभी जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहा है ना, तो अभी सबको लग रहा है कि क्राउडेड हो गया बहुत ज़्यादा ये मार्केट, तो उनको क्या एडवाइस दोगे जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं और उनकी रील्स जा भी नहीं रही वायरल शुरू में? अगर आपको फिटनेस इंडस्ट्री में घुसना है, आपको कुछ अलग करना होगा जो आपका अपना हो। मैंने जब स्टार्ट करा था तो वो क्या बोलते हैं, टेम्पलेट, कैपकट वगैरह, मैंने वो कभी यूज़ नहीं करे। मुझे लगा कि यार हर बंदा तो यही डाल रहा है। आज भी बहुत बार बहुत लोग कैपकट के टेम्पलेट डालते हैं, उस पर व्यूज़ भी आते हैं, अच्छी बात है, 100 के 200 के आ रहे, बट उन्हें वो सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिल रही है, वो उनके लिए, बट मुझे नहीं मिलती। कि यार मैंने यहाँ क्लिप्स डाल दी, एडिट करके डाल दी। अब मैं अगर खुद को जानता हूँ कि यार मुझे ना ऐसी चीज़ ज़्यादा पसंद है, आपको जो पसंद है आप वो करो। तो अगर आप कुछ अलग लेकर आ रहे हो, आपको अगर कुकिंग पसंद है तो बहुत लोग कुकिंग का वो डाल रहे हैं, आप फूड कुछ ब्लॉग्स देखे थे मैंने। हाँ कि अच्छा वो मेरे वाला तो उसमें मैंने क्या करा था, मेरे को तो जैसे खाना बनाना आता है, मैंने सभी दिखा दिया था उसमें। तो अगर कोई फूड को दिखाना चाह रहा है, अब बहुत लोग क्या करेंगे, कैमरा लेके चले जाएंगे, भैया ऐसे बना रहे हैं, मैंने खाया, मुझे अच्छा लगा। आप उनसे पर्सनली जाके बात करो, आप अपना अलग आइडिया निकालो कि यार मैं ये बात करूंगा कि उन्होंने किस क्वांटिटी में क्या डाला, कब स्टार्ट करा। तो अगर आपके पास कुछ अलग आइडिया है ना, तो आप उसको इम्प्लीमेंट करो। आजकल क्या है, बहुत सारे एडिट्स डलते हैं जो खुद पर्सनली पीसी एडिट्स होते हैं, वो कितने अच्छे लगते हैं। उनका खुद का आइडिया है, उनका खुद का जॉनर है, वो उसको अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हैं। तो दैट इज समथिंग मैं बोलूँगा, अगर आपको घुसना है तो आप अलग आइडिया लेकर आओ। ये मत सोचो कि क्राउडेड है, क्राउड हर जगह है। आपको एथलीट बनना है, बहुत लोग हैं। आपको फुटबॉल टीम में जाना है, बहुत लोग हैं। कुछ आप में ऐसा लग होना चाहिए जो लोग देख के इम्प्रेस हो, या उनको इन्फॉर्मेशन मिले, उनको देख के अच्छा लगे। तो यही 3 है। अगर आपको मजा आएगा तो आप देखोगे, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप देखोगे, आपको सीखने मिलेगा तो ही आप देखोगे, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं होता। फाइनल एडवाइस और मैसेज क्या देना चाहोगे आप अपने फॉलोअर्स को? मैं अपने फॉलोअर्स को एडवाइस ये दूंगा कि भाई टाइम मैनेजमेंट आपको फॉलो करना ही करना है। सबसे ज्यादा वही किया हुआ आप अपनी लाइफ में? मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में यही सबसे ज्यादा फॉलो करा है, टाइम मैनेजमेंट, और दूसरा डिसिप्लिन। अब बहुत से लोग होते हैं, कहते हैं कि यार भाई चल दारू पीने चलते हैं, अरे एक ही सिगरेट है, क्या होगा, ट्राई कर लें। वो ट्राई आप एक बार करते हो। मैं बोलूँ दारू प्री वर्कआउट जैसा है। मैं प्री वर्कआउट के बिना, अब दैट इज़ ऑल्सो एन एडिक्शन जो ख़राब है, बट मैं इसको बोल सकता हूँ कि यार हाँ मैं प्री वर्कआउट लेता हूँ और डेली लेता हूँ। मैंने ट्राई करा था, मुझे अच्छा लगा, मुझे एक पुश मिला, मैं उसको अगले दिन भी ले रहा था। तो सेम यही है, ये सारा जो चीज़ें हैं, अगर आप इसको एक बार ट्राई कर लो ना, वो नहीं छूटता। तो आई विल रिकमेंड भाई आप इस चीज़ को ट्राई मत करो, क्योंकि आपको पता है कि वो आपके लिए डेंजरस है। तो मेरा पर्सनल यही है कि भाई हैव टाइम मैनेजमेंट। अगर आपको कुछ करना है, आपको पता है कि इसका आउटकम अच्छा होगा, तो आप इसको कर सकते हो। अपने दिन में उस चीज़ को टाइम दो, बेशक 1 घंटा ही दे रहे हो, बट दो। अगर लॉन्ग टर्म गोल है 1 घंटा दो। अगर आपको लग रहा है कि अपकमिंग है, जैसे एग्जाम है, एग्जाम की प्रिपरेशन है, मुझे पता है कि भाई 6 महीने बाद एग्जाम है, 1-1, 2-2 घंटे में हो जाएगा, 3 महीने में मैं 2 घंटा दूंगा, जितना पास आएगा मैं टाइम बढ़ाता रहूँगा। तो उस चीज़ से आप टाइम मैनेजमेंट दे सकते हो। दूसरा डिसिप्लिन, कि भाई अगर आज करा तो उसको कल भी करो। अगर कल नहीं करोगे तो आपको लगेगा ठीक है परसों करा था, तब करा था, बट फिर वो एक फ्लो टूट ही जाएगा, एंड देन उसको फ्लो को वापस लाने में आपको बहुत दिक्कत होगी। तो ये 2 चीज़ें तो मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ, करना ही चाहिए। इसके बाद आपने क्या पूछा था?
बस इतना ही पूछा था मैंने। हाँ, तो यही दोनों चीज़ें जो मैं पर्सनली चाहता हूँ अपने फॉलोअर्स को। एंड उसके बाद जिम का पार्ट है, जिम तो कभी मत छोड़ो, 1 घंटा दो बेशक, फिटनेस के लिए ही दो, बट अपनी बॉडी को फिट रखो और हेल्दी खाना खाओ, जंक फूड मत खाओ। अगर खा रहे हो, मैं ये बिल्कुल नहीं बोलता कि भाई मैं जंक फूड नहीं खाता, मैं खाता हूँ वंस अ वीक, बर्थडे पार्टी में जा रहा हूँ, घर वालों के साथ जा रहा हूँ, कोई ओकेजन है, मैं बाहर का खाना खाता हूँ। जो लोग सोचते कि भाई बाहर का बिल्कुल ही नहीं खाना, खाना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली शुगर को कट कर लो, क्योंकि वो क्या है ना, आपकी बॉडी को ऐसा ब्लोटेड फील कराता है। मेरे साथ भी हुआ है। चॉकलेट खाओ, मीठा भी खाओ, बट उसको एक ऐसी क्वांटिटी में खाओ जो आपको हार्म न करे। तो फिट रहना इज मोर इम्पॉर्टेंट रादर देन मैं बाहर से अच्छा, मुझे अंदर से भी होना है। और ये चीज़ मुझे अभी रिसेंटली रियलाइज हुई जब मैंने ब्लड टेस्ट कराया कि यार मेरे को अंदर से डैमेज हो रहा है, आई नीड टू टेक केयर। चाहे मुझे आज दर्द नहीं हो रहा, बट कल अगर वो बड़ी प्रॉब्लम बन गई तो बहुत दिक्कत देगी। तो दोनों चीज़ों को मेंटेन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यही था मेरा सारा मैसेज। तो बस यहाँ पर हमारा होता है पॉडकास्ट ख़त्म, और नेक्स्ट पॉडकास्ट बहुत जल्दी आ जाएगा और ये भी 1 हफ्ते में पोस्ट हो जाएगा। तो आप जब देख रहे होंगे तो मोस्ट प्रोबेबली इसका डेट हो रहा होगा 13-14। थैंक यू सो मच।